अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग लक्स पिंक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टस टैक्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज कुछ ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी की तरह है, जस्ट लाइक अ गॉडडैम मूवी, अ पॉलिटिकल थ्रिलर। मक्का के फुल्ले, मैं सही बता रहा हूं लोगों, ये शहर में रहने वाले लोगों को पता नहीं है, ये 700-700 रुपए के पॉपकॉर्न खरीदते हैं। इनको ये नहीं पता कि 5 और 10 रुपए के न्यूज़पेपर के थैला बना के 5 रुपए के इतना बड़ा पॉपकॉर्न का पैकेट मिलता था, जो आज की तारीख में मैं भी बता रहा हूं लेटेस्ट 650 रुपए का मिलता है। मैं सही बता रहा हूं क्योंकि जो कहानी मैं अभी आपको आज बताने जा रहा हूं दर्शकों, उसके साथ आपको कुछ चाहिए होगा चटकारे लेने के लिए। वो कहानी जिसने पूरे देश को 1 मिनट के लिए राजनीतिक तौर पे झटका दे दिया था, और सिर्फ विपक्ष को नहीं, सत्ता में बैठे लोगों को भी, मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, रायसेना हिल पे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में से एक को छोड़ दें तो बाकी तीनों मंत्रियों को भी। अरे ये क्या हो गया? अरे उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, अरे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, द स्टोरी ऑफ जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ की वो दिलचस्प कहानी, द धाकड़ धनखड़, नॉट इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन धनखड़ जी ने पूरा धाकड़ होने की कोशिश की, और ऐसा धाकड़ होने की कोशिश की कि जिन्होंने उन्हें बनाया था, जिन्होंने उन्हें गवर्नर बनाया था बंगाल का, और बंगाल के गवर्नर से सपोर्ट किया था उपराष्ट्रपति की पोजीशन पे, उसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, या कहें क्योंकि धनखड़ जी वॉज प्राउड जाट, और कितनी बार उन्होंने ये मुहावरे भी बताए तो बिल्कुल लठ गाड़ दिया था। इसीलिए मैंने कहा कीप योर पॉपकॉर्न एंड द ड्रिंक रेडी। मैं तो डाइट कोक सच में रख लेता अगर मुझे अलाउ करते, तो इतनी दिलचस्प कहानी है। अनंत विजय जी तो चाय पीने लगे ऑलरेडी मेरे बोलने पे ही। लेकिन दर्शकों, आजाद भारत 50 से लेके 50 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वी बिकम रिपब्लिक इन 50, 50 से लेके 25 तक ऐसी सिचुएशन कम से कम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को लेकर कभी नहीं हुई। विपक्ष इसी पे खेल रहा है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया, किसने कैसा प्रेशर बना दिया और क्यों बना दिया कि जगदीप धनखड़, सोचिए सपना होता है किसी भी राजनेता का, कम से कम आधे दर्जन कैबिनेट मंत्रियों को तो मैं जानता हूं who will be more than happy अगर उन्हें उपराष्ट्रपति की पोजीशन ऑफर कर दी जाए। आप समझ रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति हायरार्की में आप प्रधानमंत्री से ऊपर हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसी पोजीशन को धाकड़ धनखड़ ने छोड़ दिया। क्यों? ऐसे ही तो नहीं छोड़ा होगा, इतना तो आप भी समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं, ये नेता समझ मान सकते हैं कि आप लोग घास खाते हैं, मैं नहीं, मैं जानता हूं इस देश की जनता घास नहीं खाती है। हम भारतीय लोग हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। ये क्या सोचते हैं कि कोई कहानी गढ़ लेंगे और हम मान जाएंगे? तो द स्टोरी ऑफ जगदीप धनखड़, और उसके बाद मेरे पास, मैं ज्यादा लोग नहीं, ओनली 2 वर्सेस 2 वी विल डिस्कस कि आखिरकार जो हुआ सही या गलत। तो दर्शकों, बात है जिस दिन जगदीप धनखड़ जी को पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल से यह निर्णय लिया गया, आरएसएस से अनुमति ली गई
पॉलिटिकल आइडियोलॉग बीजेपी की धनखड़ साहब को, जो कि अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक लीगल ईगल है, उनको दिल्ली लाया जाएगा, उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, उनको एक ऐसी पोजीशन पर लाया जाएगा जहां वो सरकार के चीजों को हेल्प एंड अवॉइड करेंगे, एड करेंगे। और ये सब शब्द सुन के भौचक्के मत हो जाइएगा। सत्ता में बैठा हर व्यक्ति यही करता है। कांग्रेस ने कभी किसी बीजेपी वाले को नहीं बनाया, या बीजेपी कभी किसी आपको क्या लगता है बीजेपी अरविंद केजरीवाल को बनाएगी? बीजेपी अपने ही आदमी को बनाएगी ना, राहुल गांधी को तो नहीं बनाएगी। सो दैट्स हाउ इट इज, वेरी सिंपल। सिंपल है, ब्लैक और व्हाइट है, ग्रे में मत चलिएगा। ये ग्रे वही है जो कहते हैं नहीं ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, हम तो किनारे किनारे चले जा रहे हैं। तो ये जो किनारे किनारे चले जाने वाले लोग होते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जो आखिर कहा के आपको धोखा देते हैं। जगदीप धनखड़ जी दोनों पार्टियों की झलक देख चुके थे, उपराज्यपाल और फिर वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद। जगदीप धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति बने तो क्या आपको मालूम है, अपनी स्पीचेस भी वो खुद नहीं लिखते थे, उनकी स्पीचेस भी कोई और उनके लिए लिख के भेजता था, और वो बड़े खुश थे, बहुत खुश थे। और ये पहली बार नहीं है, हमारे पास तो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में जिनकी स्पीचेस कोई और वेट करके देता था, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो आज जो विपक्ष में है वो ये ना बोले हो स्पीच लिख के दे। अरे समझिए, धीरे धीरे जब जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति की पोजीशन पे कंट्रोल आया, धीरे धीरे पहला काम हुआ, उन्होंने अपना पावर को इस्तेमाल करना शुरू करा। ही स्टॉप्ड द स्पीचेस। कैटेगोरिकली बोला गया जरूरत नहीं है, आई कैन राइट। मैसेज गिवन टू द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। सत्ता में बैठे लोगों को बताया गया आई कैन डू इट, जरूरत नहीं है। बोला वेरी गुड, कीजिए। आया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में बैकरूम में ऐसी चीज, और ये अब निकल के आ रहा है, अब बैकरूम यानी दीवार के पीछे, बंद कमरों में, पर्दों के पीछे ये डिस्कशन हुए कि कैसे इसको और बढ़ाया जाए। लोग कहते हैं उसमें धनखड़ जी का हाथ था। अब लोग खुल के बोल रहे हैं कि कैसे प्रमोट किया गया, कैसे सपोर्ट किया गया, कैसे क्या हुआ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। पिछले 4 महीने की बात, एक बैठक थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता थे। उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी थे, एक और मंत्री थे और थे जगदीप धनखड़। उनको बताया गया धनखड़ जी ये गलत हो रहा है, द गवर्नमेंट डज नॉट वांट इट। संविधान में पढ़िएगा, प्राइम मिनिस्टर वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसे ही अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती। उनको बोला गया, कैटेगोरिकली बोला गया, नाम ले लेता हूं, नड्डा जी थे, अर्जुन राम मेघवाल थे, किरण रिजिजू थे, और एक बहुत वरिष्ठ टॉप 3 बीजेपी के नेताओं में से एक और नेता थे। उनको दूसरी बैठक में दोबारा बोला गया धनखड़ जी ये गलत है, ये गलत है। पर्दे के पीछे ये बैठकें हो रही हैं और आपके ऑफिशियल रेजिडेंस, आपके ऑफिशियल ऑफिस में नहीं हो रही हैं, आपके पर्सनल ऑफिस में हो रही हैं, और ये लोग बाहर आके अलग अलग बातें कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपके वो पर्सनल मित्र हो, लेकिन जो बातें आप पर्दों के पीछे कर रहे हैं, ये लोग बाहर आके सत्ता के गलियारे में ये बात डंके की चोट पे, स्पीकर पे कर रहे हैं। उनका कोई नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है। चीजें चलती नहीं। आइए, फरवरी का महीना, बजट सेशन का मध्यांतर, 11-12 फरवरी के आसपास की बात। एक बैठक होती है, उसमें यह डिसाइड होता है कि राज्यसभा के अंदर बीएससी में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पहले लॉ मिनिस्टर जाते हैं, पार्लियामेंट के संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, उपराष्ट्रपति से मिलते हैं, बताते हैं हम ऐसा चाहते हैं कि संसद ऐसे चले। उपराष्ट्रपति के द्वारा नोट दी जाती है, पूर्व उपराष्ट्रपति के द्वारा। 1 घंटे के अंदर 180 डिग्री का टर्न होता है।
सरकार को समझ नहीं आता हुआ क्या। सरकार भौचक्की, सरकार स्तब्ध है, सरकार को समझ नहीं आया क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दौड़ते हुए जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के पास और बोलते हैं, गृह मंत्री जी ये क्या हो गया, हमने तो बात की थी उपराष्ट्रपति जी से, ये क्या हो गया, क्या वो समझे नहीं, क्या हमसे समझाने में गलती हुई। और ये वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन थी, उनको शांत किया गया। फास्ट फॉरवर्ड दोबारा 15 दिन, 4 या 5 मार्च की बात, एक वन ऑन वन बैठक होती है। उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक के बीच कैटेगोरिकली बोला जाता है, कुछ कागजात सामने रखे जाते हैं अनंत विजय जी कि देखिए आप संवैधानिक पोजीशन पे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, हम आपसे कोई बायसनेस नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये बायस अब रिवर्स बायस हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि जगदीप धनखड़ जी को कांग्रेस ने बनाया है, ऐसा तो है नहीं कि जगदीप धनखड़ जी को उनकी कुर्सी पे समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या फिर किसी और पार्टी ने बैठाया है, बीजेपी ने बैठाया। बीजेपी कह रही है एटलीस्ट रन द हाउस अकॉर्डिंग टू अस। ये 1 और 2 का नॉमेनक्लेचर, यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को 1 और 2 के नॉमेनक्लेचर में पत्रकार बात करते हैं। जो मैं बोलता हूं ना आपको, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, ये लोधी एस्टेट वाले क्लब्स में ये बैठ के बात होती है, अरे 1 ने ये कह दिया, 2 ने ये कह दिया। इस शब्दावली का इस्तेमाल अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति करने लगे और विपक्ष के नेताओं से करने लगे तो कैसे होगा। फरवरी से उठिए, मार्च से उठिए, आइए जून में तब अतः हो गई, या मैं कहूं कि एक्सट्रीम हो गई, जब एक अलायंस पार्टनर को, एंड आई एम कैटेगोरिकली कोटिंग माय सोर्सेज है, एक अलायंस पार्टनर को यह बोला गया कि आप गलत कर रहे हैं। एक प्राइवेट मीटिंग में, लुटियंस दिल्ली के एक घर की प्राइवेट मीटिंग में, बैठक के बीच में, पार्टी थी, पर्सनल पार्टी थी, उसमें बोला गया कि आपको नहीं लगता आप गलत जगह हैं। वो नेता स्तब्ध थे, उस नेता को समझ नहीं आया, और वो बहुत वरिष्ठ है, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी रीजनल भाषा में, जो उनके पीएस थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको बोला कि बीजेपी के उस वरिष्ठ नेता से मुझे मिलना है अभी के अभी। ये बातें छुपती हैं क्या? वो कॉन्वर्सेशन जो उस समय पूर्व उपराष्ट्रपति और उस अलायंस पार्टनर के नेता के बीच में हुई, चलिए नाम भी बता देते, चंद्रबाबू नायडू, वो अगले 1.5 घंटे के अंदर, अनंत विजय जी हंस रहे हैं, अगले 1.5 घंटे के अंदर होम मिनिस्टर को पता था, जून की बात है, 1.5 घंटे के अंदर। डिड द गवर्नमेंट रिएक्ट? नो, सरकार ने रिएक्ट नहीं किया, फिर भी मौका दिया। फिर दोबारा एक और बैठक हुई जिसके अंदर अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू को बोला गया कि प्लीज ट्राई एंड टेल हिम डू नॉट क्रॉस द लाइन। लक्ष्मण रेखा पार ना हो, उपराष्ट्रपति की पोजीशन है, संवैधानिक पोजीशन है, गवर्नमेंट विल नॉट लाइक इट। उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं। एंड इट्स क्लियर, उपराष्ट्रपति का उस दिन का डेजिग्नेशन सरकार के लिए कोई गोल्ड मेडल नहीं है, और यह बात सरकार को पता है। लेकिन जब लाइन इतनी पार हो जाए कि अपने ही अलायंस पार्टनर को देश के उपराष्ट्रपति की तरफ से ऐसा मैसेज आए और यह क्लियर वर्बैटिम कम्युनिकेट किया जाए उस नेता के द्वारा कुछ मिनटों में कि यह क्या हो रहा है दिल्ली में, आपको पता है क्या? मैं तो 4 घंटे के लिए आया हूं और मेरे को ऐसा बोल दिया गया, यह क्या हो रहा है? इज समथिंग रियली हैपनिंग? मतलब सचमुच कुछ हो रहा है? इस तरह की बातें 1-2 से नहीं, 2-1 से नहीं मिल रहा, ये हो रहा है लड़ाई। देखिए, ये सब सोशल मीडिया के शगुफे अच्छे लगते हैं। लोग अपना चैनल चलाने के लिए लाइक्स, वो जो दिल का निशान आजकल आता है ना, आजकल तो निशान भी नहीं, लोग ऐसा कुछ साइन वाइन बना लेते हैं अनंत विजय जी, उसके लिए अच्छा है कि आजकल पॉडकास्ट में, अनंत विजय जी आप तो नहीं कर रहे ना आजकल पॉडकास्ट, ऐसा अनुराग भदौरिया करते हैं। वो पॉडकास्ट का लाइन बनाने के लिए, आपको पता है आजकल 1 उससे बात नहीं कर रहे हैं और 2 उससे बात नहीं कर रहे हैं और राजनाथ जी उसमें वहां जा, ये सब उसके लिए अच्छा है, नॉट बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस।
अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद मैं अपने एनालिस्ट के पास जा रहा हूं। जिस दिन ये रेजिग्नेशन हुआ, जिस दिन ये रेजिग्नेशन हुआ, 3 बार कैटेगोरिकली विद टाइम फ्रेम आई कैन टेल यू, 3 बार सरकार की तरफ से आउटरीच किया गया। अब बहुत हो चुका है, बर्दाश्त के का बाहर जा रहा है सिस्टम। डो नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस। आपको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद सदन में यह कहा था, और वो रिकॉर्डिंग्स हैं। आपको लगता है ये बीजेपी है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, उनको नहीं पता था कभी भी कुछ भी हो सकता है? जिस दिन हुआ, बीजेपी ने मीडियम ऐसा ये क्लिप्स निकाल के, ऐसी क्लिप्स निकाल के प्रो साइड से अवधेश कुमार जी आई हैं कि क्या बताऊं मैं, कि मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं एलओ उपराष्ट्रपति जी को, पूर्व उपराष्ट्रपति जी को, चेयर को, कि एलओपी मैं हूं, आप जयराम रमेश को ज्यादा समय दे रहे हैं। क्यों हो रहा है? डॉट्स ज्वाइन कीजिए। सरकार ने उस दिन भी 3 बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री हैड गॉट द विफ कि लकीर खिंच चुकी है, समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। क्या यह गलत है कि राजनाथ जी के चेंबर्स में, डिफेंस मिनिस्टर के चेंबर में, जो नया वाला भवन है, उसके चेंबर्स में एग्जैक्टली 48 एमपीज को बुलाया गया था? उनको सिर्फ पहला पेज दिखाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सिंगल लाइन लिखा होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और लास्ट पेज पे साइन कराया गया था। और उसमें से जो ये सोच रहा हो कि उन 48 सांसदों में से एक ने जाके चुपचाप बता दिया, नहीं, दैट वाज अ डेलिबरेट मैसेज सेंट बाय द बीजेपी, सेंट बाय अमित शाह। भेजा गया था वो मैसेज कि अब जाके बता दो कि ये हो रहा है। और फिर आनन फानन में वो हुआ। इसीलिए जयराम रमेश ने उस दिन लिखा कि 7:30 बजे तो मैंने बात की है, जबकि 7 बजे उस दिन उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति जी से, महामहिम से समय मांगा गया था, जो नहीं मिला। उसके बाद जयराम रमेश से बात। तो अगर आप समझे हैं, इट इज अ परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर, परफेक्ट पॉलिटिकल मूवी है। कोई अगर अच्छा डायरेक्टर सुन रहा होगा, अवधेश कुमार जी, पंकज जी, अनुराग भदौरिया, आपके तो बॉम्बे में बहुत कनेक्शन है, बता दीजिएगा। परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर है, क्योंकि आपका एक पैर तो लखनऊ में रहता है, दूसरा पैर मुंबई में। तो आप अनुराग भदौरिया जी बता दीजिएगा, ये परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर है, परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर। इस पे बढ़िया मूवी बन सकती है, बढ़िया मूवी बन सकती है। लेकिन अवधेश कुमार जी, बहुत दिनों बाद आज आप डिबेट पे है, शुरू में आपसे कर रहा हूं। अवधेश जी, सरकार के लिए यह भी कोई गोल्ड स्टार नहीं है, म्यूट तो नहीं हो गया अवधेश जी। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल है अवधेश कुमार जी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग, कि आखिरकार कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? हु इज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट? अवधेश कुमार जी, मेरे को ग्राफिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय बाद आपके साथ बैठना हो रहा है और आनंद का अनुभव कर रहा हूं। देखिए, इस समय जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसके आलोक में देखें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि अब किस प्रकार के उपराष्ट्रपति का कैसा व्यक्तित्व के रूप में तलाश हो रही होगी। तो उसमें बहुत साफ दिखाई देता है कि एक ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चाहिए जो विकट परिस्थिति में भी संतुलन बनाए रखते हुए जो सभापति की भूमिका होती है, यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को समायोजित करने का और विपक्ष के साथ उस ढंग से रुथलेसली बिहेव नहीं करने का। आज विपक्ष भले सहानुभूति दिखा रहा है, लेकिन 12 दिसंबर 2024 को जब अविश्वास प्रस्ताव इसी विपक्ष ने लाया था, और जो जयराम रमेश जी का पूरा एक्स पर पोस्ट देख लीजिए, अगर पूरे 1.5 साल का, 2 साल का कांग्रेस का देख लीजिए, तो क्या क्या लिख रहे थे। भारत के इतिहास में किसी भी सभापति के लिए इतने निंदाजनक शब्दों के प्रयोग नहीं हुए थे जितने विपक्ष ने किया था। अचानक पलटा है। तो इसलिए सरकार की जो समस्या थी कि सरकार का मानना था कि हम अगर देश को एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो उस महाशक्ति में हमारा लोकतंत्र भी आदर्श दिखे,
उपराष्ट्रपति संभाले, राजनीतिक लड़ाई हमारी लड़ाई है, एक ही घटना नहीं थी। तो आगे आने वाला जो उपराष्ट्रपति हो वो उस सीमा और मर्यादा में रहे। साथ ही साथ जो अभी तक के सभापतियों ने उपराष्ट्रपति रहते हुए भी जो संसद चलाने के लिए एक समायोजन की परंपरा कायम की थी, वो समायोजन रहे। उसके आधार पर अगर आप देखेंगे, और चूंकि तीसरी एक बड़ी चीज होती है कि जिस ढंग से आक्रामक एक पक्षीय विपक्ष है उसको संभालने वाला भी अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने, मैं अभी कोई नाम नहीं दे सकता हूं, कुछ नाम चल रहे हैं, हम लोगों के सामने भी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के शासक के काल में कोई नाम देना खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन कम से कम जो दो बीएफएफ हो उसका नाम ले लीजिए, उसका कभी होगा नहीं। ये एक टैक्टिक है। जैसे अभी अगर गौरव भाटिया होते तो मैं उनसे कहता कि अनुराग भदौरिया का नाम ले लो। गौरव भाटिया अनुराग भदौरिया के बीएफएफ है, अनुराग भदौरिया गौरव भाटिया के बीएफएफ है। जो जिसका नाम ले ले सरकार में उसके जय जय राम, उसका कभी कुछ होना नहीं। अवधेश जी, तो जो आपसे सबसे प्रिय नेता हो, जिसने आपको कभी इंटरव्यू ना दिया हो, जिसने कभी मिलने का समय ना दिया हो, उसका नाम ले लीजिए। 3 बार चला देता हूं, होगा नहीं। ये ऐसा गारंटी टाइप हो गया है। अवधेश जी प्लीज कंप्लीट, और फिर मैं बाकियों के पास आ रहा हूं। देखिए, जो नाम चल रहे हैं उसमें जैसे नीतीश कुमार पर तो चर्चा करने का, एनडीए उनके चुनाव, रामनाथ ठाकुर पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से जिस पर कि पूरी तरह विश्वास और जिसकी साख हो वो लाने की कोशिश करेगी, या जो पहले से आकर के कुछ इस ढंग से स्थापित होकर काम कर रहे हैं जिनकी विश्वसनीयता थोड़ी भी संदिग्ध नहीं हो, ऐसे लोगों को, ऐसे को लाने की कोशिश कर रही कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इसमें मूल बात है ऐश्वर्या जी, जो लास्ट बात मैं कराऊं कि दुनिया के इतिहास में इतने बड़े पद से बीच का त्याग पत्र इतने शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी इतिहास में उदाहरण नहीं मिलेगा कि इतने शांतिपूर्ण ढंग से उसको निपटा गया है। विपक्ष चाहे जितना भी कहे, न सत्ता पक्ष की ओर से कोई उस प्रकार से आक्रामक बयान है, न अभी तक जगदीप धनखड़ साहब के पास है। एक सीखने की आवश्यकता है। नहीं, देखिए अभी मैं आपको एक बात, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। आनंद दादा, अनुराग जी आ रहा हूं, आनंद दादा के पास, आपके पास आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। आनंद दादा, सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ एक बात की तो चिंता है, बोले या ना बोले, कि जगदीप धनखड़ जी कहीं किसी पॉडकास्टर को इंटरव्यू ना दे दें, जगदीप धनखड़ जी कहीं एक पॉडकास्ट ना कर दे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है। एंड इट्स अ जेन्युइन बात। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति के पास बहुत जानकारी होती है। पंकज जी की अचानक बातें खुल जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये जेन्युइन कंसर्न है। इट इज अ जेन्युइन कंसर्न, कोई माने ना माने। पंकज जी इज वेरी हैप्पी। पंकज जी कह रहे अभी हो जाए, अभी हो जाए, बस हो जाए, फिर तो हो गया काम। लेकिन आनंद दादा, ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसको अगर बीजेपी, ऐसा नहीं है कि धनखड़ जी के कांग्रेस में कनेक्शन नहीं थे, धनखड़ जी पहले तो कांग्रेस में ही थे, उसके बाद बीजेपी में आए, लेकिन कुछ तो ट्रस्ट होगा कि उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया और फिर पश्चिम बंगाल के गवर्नर से यहां लाए गए। लेकिन ये जो सिचुएशन है, हम पत्रकारों को तो अब पता लगा, हम तो बाउंड्री के बाहर हैं, हम तो 13th मैन है ना, वो पानी की बोतल लेके जाने वाले लोग। जो प्लेइंग 11 है और जो ओपनिंग बैट्समैन है, उनको तो पता था ना कि कैसी बॉल आ रही है, कौन सी स्पिन आ रही है, कौन यॉर्कर डाल रहा है, कौन किससे कहां कब कितने बजे मिल रहा है। तो फिर व्हाई वाज़न्ट दिस अवर्टेड? आनंद दादा, देखिए ऐश्वर्या जी, जब आप ये पॉलिटिकल थ्रिलर का किस्सा सुना रहे थे तो मुझे अजय देवगन की फिल्म रेड 2 याद आ रहा था। अभी ये अमिय पटनायक जो इनकम टैक्स का कमिश्नर होता है, और वो फिल्म के शुरुआत में ही वो इतना ईमानदार होता है, लेकिन एक अपने सहयोगी के हाथों 2 करोड़ रुपए रिश्वत की चिट देता है, क्योंकि उसे मैसेज देना था। तो जो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला कागज की बात की, तो वो सिमिलैरिटी दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने फर्स्ट रेट पॉलिटिकल स्टोरी की है। ये इस तरह की स्टोरीज बहुत कम दिखाई देती है इन दिनों। तो आपको और आपके चैनल को बधाई। रही बात जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं उसको एवर्ट किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे लोग तब तक झेलते रहते हैं या तब तक उसको समय देते रहते हैं कि शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए। जैसा आपने कहा भी कि 2 बार 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, उनको समझाने का प्रयास किया गया, उनको लगता था कि इस क्राइसिस को एवर्ट कर दिया जाए, क्यों उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाए। अब तो स्पष्ट है आपकी इस स्टोरी के बाद कि उनसे इस्तीफा लिया ही गया, मतलब ऐसी स्थिति बना दी गई कि उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया।
मुझे लगता है कि अभी जो जगदीप धनखड़ जी की स्टोरी है, इसमें और भी बहुत चीजें बाकी है। इसमें अभी मुझे लगता है कि गुड़गांव के कुछ किस्से भी शामिल होंगे, इसमें सागर अपार्टमेंट से जुड़े हुए भी कुछ किस्से आएंगे, इसमें लंदन से जुड़े हुए भी कुछ किस्से आएंगे, अभी आएंगे धीरे धीरे। तो मुझे लगता नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी को इतनी आसानी से किसी पॉडकास्टर को इकोसिस्टम के इंटरव्यू देने के बारे में विचार करना चाहिए। वो कई लोगों को ये उम्मीद है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बहुत आशान्वित है कि शायद ये सत्यपाल मलिक पार्ट 2 हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जर्नी भी कमोबेश वैसी ही है। पहले ये जनता दल के सांसद बने थे, उसके बाद कांग्रेस के विधायक बने, कांग्रेस से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो मैं अब भी एक बात देखता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में बाहर के दलों से आए हुए हैं, मतलब जिनका संस्कार भारतीय जनता पार्टी या संघ से संस्कारित नहीं है, उन पर बहुत भरोसा करना कई बार बेहतर नहीं होता है। कई बार अच्छा हो सकता है कि प्रयोग सफल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए नेतृत्व फैसला कर रहा होगा उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, लेकिन एक एम्बैरेसमेंट नहीं हो गवर्नमेंट को, इसलिए ऐसे पोजीशन पे जमे हुए लोगों को, नियुक्त किए गए लोगों को, चुने गए लोगों को छोड़ दिया जाता है। और एक चीज और जिसको आप नंबर 1 नंबर 2 कह रहे हैं, उन दोनों के यहाँ एक ही गुनाह की माफी नहीं है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो गुनाह क्या है। तो वो क्या, इसमें अभी आप अपने रिपोर्ट में इसको भी थोड़ा डिग करने का प्रयास करिए कि और भी कुछ चीजें थी क्या धनखड़ जी के साथ। जब वो प्राइवेट पार्टीज में जा रहे थे तो एलाइज को ये कह सकते हैं कि आप कैसे गलत जगह पे हैं, सही जगह पे हैं, तो पता नहीं। और हमें तो लगता है कि रिपोर्टर्स को और इसको डिग करना चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज आएंगी अभी तो मतलब मुझे लगता है कि इस क्राइम थ्रिलर का आपने एक जो अनावरण किया वो पहला अध्याय है। क्राइम थ्रिलर गलत बोल गया मैं, पॉलिटिकल थ्रिलर का ये पहला अध्याय है, और इस अध्याय में अभी कई अध्याय जुड़ेंगे और राजनीति उस ओर जाएगी जिसमें स्पष्ट होगा। आपको याद होगा, बस 10 सेकंड में मैं बात खत्म कर रहा हूं जी। आनंद, याद होगा कि शिवराज चौहान के सामने उन्होंने किसानों की बात की थी, है ना। किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने ये कहा था कि पिछले वर्ष भी वादे किए गए थे, उन वादों का क्या हुआ, और अब भी वादे किए जा रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। जयराम रमेश जी के साथ उनकी निकटता हमने संसद में भी देखी है। एक बार खाने का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा जयराम साहब ने तो हमें प्राइवेटली खाना भी खिला दिया है। तो इस तरह के कई डॉट्स हैं जिसको अब इस स्टोरी के बाद जोड़ा जाएगा, और मुझे लगता है कि नई स्टोरी निकल कर आएगी। भदौरिया रोहित से, पंकज दादा, सतीश जी आ रहा हूं। अनुराग जी, मैं आपसे, आपको सच में लगता है, पहले मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि बीजेपी क्या कभी किसी कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी किसी विपक्ष के नेता को बनाएगी? क्या आप अगर होते तो आप किसी विपक्ष के नेता को आपने बनाया? नहीं बनाया। तो यह बोलना कि रेड मतलब ब्लैक और व्हाइट में खेलते हैं अनुराग दादा, ग्रे में नहीं खेलेंगे, ग्रे में नहीं खेलेंगे। आप अपनी बात पूरी रखिए, लेकिन कैटेगोरिकली प्रैक्टिकल बात कीजिएगा एक राजनेता की तरह। जी अनुराग भदौरिया जी, थैंक यू। देखिए एक बात के लिए तो मैं आपको आज बधाई दूंगा, कम से कम आपने उस बात को तो झूठा साबित कर दिया कि तबीयत खराब होने पे उन्होंने इस्तीफा दिया। आपने बता दिया दुनिया के सामने कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे इस्तीफा लिया है, मतलब डाउट हटाया गया है। आपने ये बात तो कम से कम देश को बताई, इसके लिए नहीं बात सुनिए ना, इसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं। कम से कम आपने खुल के बोला तो सही, आपने पत्रकारिता का धर्म निभाया तो सही, आपने कहा तो सही कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी तानाशाही है कि उन्होंने इस्तीफा ले लिया। अगर वो राष्ट्र के भले के लिए भी काम करेंगे लेकिन बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे तो इस्तीफा ले लिया जाएगा। इतनी हिम्मत तो आप में आई। लेकिन दूसरी बात आपने ये भी कही कि मूवी बननी चाहिए, तो मूवी तो भारतीय जनता पार्टी के अन्याय पे बननी चाहिए, और कुछ हमारे जो मीडिया साथी ही करते हैं उस पे भी बननी चाहिए, उस ही पे भी बननी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के अन्याय पे भी बननी चाहिए। तीसरी बात जो आपने कहा कि देश की जनता घास नहीं खाती है, बिल्कुल देश की जनता घास नहीं खाती है, लेकिन कुछ सरकार के जो समर्थक हैं वो तो घास खा ही रहे हैं ना। कुछ जो साथी हैं कभी कोई पैनलिस्ट बन के आते हैं वो तो घास खा रहे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है। जब कभी धनखड़ साहब अभी जब राष्ट्रपति थे तब उनकी वाहवाही कर रहे थे, आज नहीं है कर रहे हैं।
तो कमाल है भाई, समझ नहीं आता उनकी विचारधारा क्या है, व्यक्ति को पसंद करते हैं कि एक एक करके रोहित रिलैक्स, पहले तो ये तय कर रिलैक्स रोहित, एक एक करके प्लीज ऑडियो डाउन, अनुराग जी का ऑडियो आप रखिए। आपने कहा पानी की बोतल आपने कहा पानी की बोतल लेके थर्ड मैन जाते हैं। आप तो हम पत्रकार हैं, थर्ड मैन हैं प्रभु, आप थर्ड मैन नहीं है। अब तो बैट आपको ही बांध दिया जाता है कि आप ही खेलो, भले आउट हो जाओ लेकिन नो बॉल दे दी जाएगी, क्योंकि आप प्लेयर बहुत अच्छे हैं। थर्ड मैन थे आप कह रहे हो, लेकिन आप थर्ड मैन में नहीं है। आप कह रहे हैं थर्ड मैन 13वां प्लेयर नहीं है, आप मेन प्लेयर बन चुके हैं। आपके ही कंधों पे उन्होंने बोझ डाल दिया है कि आप ही को अब नैया पार कर इस ग्राफिक तो आप अपने आप को कह रहे हैं 13 मैन मत समझिए, आप एकदम मेन टीम में खेल रहे हैं। चौथी बात, जहां तक कि देश की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए देश के साथ अन्याय क्यों कर रही है। देश के उपराष्ट्रपति हैं, देश के उपराष्ट्रपति अगर देश के भले की कोई बात कर रहे हैं, अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं, मतलब राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपको उपराष्ट्रपति पे विश्वास होना चाहिए जैसे हमें है। अगर देश के आपको है, राष्ट्रपति जी हैं, आपको है, अगर कोई फैसला कर आपको सच में है, करेंगे। मैं अभी 1,01,000 फिर आप 1,01,000 अनुराग दादा, मैं एक बार नहीं बोला, आप बोल रहे थे। मैंने दूसरों का फेडर डाउन किया, अनुराग जी का फेडर अप, आनंद जी का ऑन। सुनिए मेरी बात, 1,01,000 ऐसी प्रतिक्रियाएं, कितनी? 1,01,000 जब से जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने थे, आरएस वाइस चेयरमैन बने, तब से आरएस चेयरमैन बने थे, तब से मैं आपको 1,01,000 प्रतिक्रियाएं अब देश दादा दिखा सकता हूं, सुना सकता हूं, व्हाट्सएप देख सकता हूं, इंस्टाग्राम जहां पे आप सुपरस्टार हैं वो बेच सकता हूं, जहां आप कभी गोलगप्पे खिलाते हैं, कभी स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, आलू की, चावल की। 1,01,000 प्रतिक्रियाएं विपक्ष की कि जगदीप धनखड़ सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ बीजेपी के एजेंट हैं। ये शब्द हैं विपक्ष के नेताओं के, आपके नेता, आपके सांसद विपक्ष के मिमिक्री यानी कॉमेडी बना रहे थे इन्हीं जगदीप धनखड़ की। देखो अनुराग भदौरिया, जनता घास नहीं खाती है। बोलो कि उस समय हमारे साथ नहीं थे, उस समय वो बीजेपी के साथ थे, अभी वो टर्न हो गए, अभी उनको लगा कि मौसम बदल रहा है या उनको फील आई तो वो इधर टर्न हुए तो हमारे हो गए। आपको क्या लगता है? बोलो, आप इलेक्शन लड़े हो, जीते नहीं हो, इसलिए मैं आपको एक, आपका छोटा भाई होने से ये एक आपको नसीहत दे रहा हूं। जनता घास नहीं खाती है, जनता समझती है, और शायद इसीलिए आप हारे वो इलेक्शन कि आप समझ नहीं पाए। जनता जानती है, जब जो जिसका वो उसकी घंटी बजा रहा है। अभी जगदीप धनखड़ 15 दिन पहले तक आपके दुश्मन थे, बीजेपी के एजेंट थे, आज वो आपके पोस्टर बॉय हो गए, आज वो आपके सुपरमैन हो गए, आज वो आपके टाइगर है अभी जिंदा हो गया। अभी आपको लग रहा है कि टाइगर जिंदा है, अभी आपको लग रहा है फटा पोस्टर निकला, हीरो टाइप सिचुएशन हो रही है। अनुराग भदौरिया, ये जनता क्या घास खाती है क्या? आपको सच में लगता है कि ये जनता मान लेगी और ये जनता समझ लेगी? 10 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूं और पंकज जी और सतीश जी, 10 सेकंड दीजिए, रोहित आ रहा हूं। थैंक यू। आपने अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली। चूंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सदन में खड़े होके, चाहे सदन में हो, चाहे हम रास्ते पे हो, चाहे रोड पे हो, सरकार की नीयत ठीक नहीं होती है तो उसकी नीयत पे सवाल उठाते हैं। उपराष्ट्रपति जी के सामने हमने लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति जी के किसी चीज पे अगर मुझे लगा उपराष्ट्रपति जी का कहीं गलत हो रहा है तो हमने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई, और आज उपराष्ट्रपति जी के साथ अगर अन्याय हुआ तो भी आवाज उठा रहे हैं हम, क्योंकि हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले। आप तो करते ही हैं। किसी का इस्तीफा ऐसे ही ले लेंगे। आनंद जी आ रहा हूं। आप किसी को जो जया अमिताभ बच्चन जी वाला कंट्रोवर्सी हुई थी, वो तो बहुत आपने संवैधानिक तरीके से उठाया था। जो जया, देखिए मैंने आपको 1 मिनट दिया अनुराग जी, पूरा टाइम दिया। प्लीज 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 डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। देखिए कैसे चलेगा बताइए? मैं आपको 2 अभी मेरे को याद आ रहे हैं, एक जब अखिलेश यादव ने उठाया था और दूसरा जया बच्चन जी का। डिंपल जी की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन जया अमिताभ बच्चन वाली कंट्रोवर्सी किनके साथ हुई थी? इन्हीं धाकड़ धनखड़ जी के साथ हुई थी। तब तो आपको बिल्कुल ये कैसे लग रहे थे, और आपको मैं अगर प्रतिक्रियाएं सुना दूं प्रोफेसर साहब की और दूसरों की तो आपको सारा संविधान याद आ जाएगा अनुराग भदौरिया जी। फिर आपको टाइम देखना पड़ेगा, 7:30 हो गए, शादी में जाना है, फिर आप अभी उठ जाएंगे डिबेट से। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, समझा करो बात को, समझा करो बात को अनुराग जी। पंकज जी, पंकज शर्मा, रोहित आ रहा हूं। रोहित बोले नहीं है, पंकज जी बोले नहीं, सतीश जी बोले नहीं है। पंकज जी एंड सतीश जी सीनियर है, सतीश जी के पास जा रहा हूं। सतीश दादा क्या हो रहा है? माफी चाहता।
सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने धनखड़ धाकड़ को आज न्यूज का पॉपकॉर्न बना दिया। क्यों बनाया, कैसे बनाया? नहीं, वीकेंड है, रैप है, अगले सप्ताह द प्राइम मिनिस्टर इज बैक, एक्शन लिया जा रहा है। अगला उपराष्ट्रपति कौन आपको पता है? ऑपरेशन सिंदूर तो स्पीचेस होंगी, पीछे क्या होगा इसीलिए कर रहा हूं सर, फिर अगली बार मौका मिलेगा अगले वीकेंड पे पूरा रैप करने का। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए दो व्यक्ति एकदम सिंगल आउट हो रहे हैं, ट्रम्प और धनखड़। ये दोनों को क्या बात है, ये एनालॉजी मस्त लगाने वालों की गेट मी द विजुअल्स ऑफ इतनी बड़ी थी, कौन नहीं इसमें शामिल था और आज उसको न्यूज का पॉपकॉर्न बना दिया। ये आखिर ये इस्तीफा क्यों हुआ, एकाएक क्यों हुआ, ये कारण है। ये हो सकता है जो आपने सारी चीजें बताई बिल्कुल सही होगी, क्योंकि मैं तो कभी धनखड़ का कोई फैन रहा नहीं, न ट्रंप का रहा। मैं तो कह रहा हूं जो 17 पार्टियां उन्होंने, ये कंपैरिजन बहुत मस्त है, 17 पार्टीज। तो ये कंपैरिजन मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने सुन तो लीजिए, आप सुना लीजिए। सॉरी, लेकिन अगर वो विपक्षी और सहयोगी पार्टी एनडीए को उकसा रहे थे कि आप लोग ये सरकार गिरा दो, तो मेरा प्रश्न आपसे ये न्यूज पॉपकॉर्न में एक और दे रहा हूं कि आखिर इसको सह कौन दे रहा था? सह कौन दे रहा था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर वो पॉडकास्ट करेंगे, जो कि करेंगे, जाट है भाई। हाँ, ये बोले सतीश जी, अवधेश जी देखिए कॉन्फिडेंस, अवधेश जी को कॉन्फिडेंस देखिए सतीश जी का। आई लव सतीश जी इस कॉन्फिडेंस। हाँ देखिए, अरे आप पता है आपके पास जानकारी होगी, धनखड़ के कसीदे पढ़ने वाले लोग हैं, अब बम मार रहे हैं उनके ऊपर, बम मार रहे हैं। नहीं सतीश जी, ज्यादा नहीं कहना, सरकार गिरेगी लोकसभा से, राज्यसभा से सरकार नहीं गिरती है। सुनिए, राज्यसभा से कभी सरकार नहीं गिरती है, और आपने तो उनको ट्रम्प बना दिया है। और आप ही ने कितने डिबेट में उन पर क्या क्या बोला होगा। तो आरए से आप नहीं, हम तो आज भी बोल रहे हैं, उस समय भी बोलते। सुनिए, अरे आरएसएस की पाठशाला जैसा कखग मत पढ़ाई। नहीं सुनिए, मालूम है कि कहां से कहां अविश्वास। सुनिए, सेटिंग प्लॉटिंग तो कर सकता है सर। ऐसा है, अगर आरोप कम से कम एक पाठशाला तो है ना सर कि कखा गगा से शुरुआत करके पढ़ा देती है। नहीं, जहां पाठशाला ही नहीं है सतीश जी, वहां तक रहती भी है, उससे ज्यादा पढ़ती नहीं। पाठशाला है केवल, उससे ज्यादा पढ़ती ही नहीं। तो इसलिए नहीं वो है तो अब क्या करेगा, पढ़ा लिखा है। से तो लोग आप कखा पढ़ के मस्त रहिए, हटा दो। आप कखा पढ़ के मस्त रहिए। आज धारकर को गाली दीजिए, कल उसके कसीदे पढ़िए, उसमें से हम लोग नहीं है। एक बात करते हैं, एक बात नहीं देना है। अरे सुनिए, एक बात, ओके, एक ही बात सब करता है। आपकी बात कितनी बार एक बात रही है, उस पर मैं नहीं जाता हूं। जगदीप धनखड़ साहब जब से उपराष्ट्रपति, अरे आप कहां जाइएगा, जाने लायक है ये नहीं है तो आप कुछ खोज के लाइए ना। सभापति, सुनिए ना भाई, सभापति के रूप, आप बात नहीं सुनते, सभापति के रूप में क्या उनकी भूमिका उस मानक स्टैंडर्ड पर खड़ी रही है जो होनी चाहिए? क्या विपक्ष के साथ भी रहा है? नहीं रहा है। क्या इस तरीके से जो उन्होंने देश दुनिया भर में जाके और उपराष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। और विपक्ष के तो नहीं रहा। तो आनंद जी, ये भी तो डिस्कस होगा ना, दैट हाउ वाज ही चोजन। क्या ये गलती हुई, सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर ही लिया है, जब ये रेजिग्नेशन करवाया है तो एक्सेप्ट तो कर ही लिया है ना। इन अदर वर्ड्स, पंकज दादा आ रहा हूं, रोहित बोले नहीं है, पंकज जी बोले नहीं, आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। रोहित, सुना आपने अनुराग भदौरिया? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सम्मानित साथी भदौरिया जी, जो अपने आप को विश्व स्तर का विद्वान समझते हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो कर रहे थे। उनसे देश की जनता जानना चाहती है कि जबरदस्ती समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने के लिए हम लोगों के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार से देश के दिग्गज नेता और अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी के साथ वही व्यवहार किया जो औरंगजेब ने अपने अब्बा के साथ किया था। अखिलेश जी सुन रहे होंगे तो उनको कष्ट हो रहा होगा, कष्ट हो, लेकिन इतिहास उनको इसके लिए माफ नहीं करेगा कि मुलायम सिंह यादव जी को जीते जिंदगी श्रीमान अखिलेश यादव जी ने लोकतांत्रिक तरीके से उनके ही निर्माण किए हुए घर से बाहर कर दिया था।
था। कांग्रेस पार्टी के मित्र है भदौरिया जी, चुप रहिए। आपको भाई भदौरिया कह दिए तो आप बम लगे, चुप रहिए। पक 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 करते रहते हैं, चुप रहिए। बैक ऑन टॉपिक। कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रतिनिधि पत्रकार साथी भी, मैं उसी पर आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के कुछ विद्वान प्रतिनिधि के रूप में बैठे पत्रकार कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे। उनसे देश जानना चाहता है कि हमारे बिहार के रहने वाले पिछड़े समाज से संबंधित सीताराम केसरी की धोती को किस प्रकार से कांग्रेस मुख्यालय में खोलकर सोनिया गांधी के इशारे पर सोनिया गांधी जी के चमचों ने बाहर करने का काम किया था। पंकज जी आ रहा हूं। जगदीप धनखड़ जी ने अपने सिग्नेचर से इस्तीफा दिया है और स्वास्थ्य के हवाले से इस्तीफा दिया है। ये विपक्ष में बैठे खुजली के बीमारी से ग्रसित राजनेता इतने व्याकुल हो गए हैं कि मैं सिर्फ इतना बोलूंगा रोहित, दो गलत एक सही नहीं बनाते हैं। देखिए अभी ये मानने का टाइम है दैट ही वाज अ रॉन्ग चॉइस फॉर यू। अभी ये मानने का टाइम है कि बीजेपी के लिए जगदीप धनखड़ सही नहीं थे। अभी आप पुरानी बातें, अभी आप ज्ञानी जैल सिंह जी की बात ले आओगे, अभी आप सीताराम केसरी जी की बात ले आए, अभी आप इमरजेंसी, अभी आप कुछ भी कर लो, मानना तो पड़ेगा ना। यू हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मैंने इसीलिए कहा ब्लैक और व्हाइट में बात करो, ग्रे में बात मत करो। भाई कुछ तो हुआ है ना, जो हुआ है आज तक हुआ है क्या? 1950 से लेके 2025 आ गया रोहित, आपकी मेरी उम्र के दुगने का तिगना होगा। कभी आज तक किसी की तबीयत संसद के पहले सत्र में खराब नहीं हुई इतनी कि उपराष्ट्रपति की पोजीशन से रिजाइन करना पड़े। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के कागज पे साइन था और वो डेलिबरेट मैसेज जो गया था वो था जिसकी वजह से तबीयत भी हुआ और ये भी हुआ और सब हो गया। ये रियलिटी है। अभी समझो, हाँ उसके पीछे कौन, जो सतीश जी ने बोला वो उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है कि कौन कर रहा है, शय कौन दे रहा था, वो एक अलग एंगल है। लेकिन पंकज जी आप कुछ कह रहे थे। मैं तो आपको ये बात बता रहा था कि पिछले 11 साल से ये एक नया भारत है और हम इस नए भारत में रह रहे हैं। तो नए भारत का ये नया दस्तूर है। शहर के आईन में ये मद भी लिखी जाएगी। शेर सुनिए, शहर के आईन में ये मद भी लिखी जाएगी, जिनका रहना है तो कातिल की सिफारिश चाहिए। और एक शेर सुनिए, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। एक बात याद रखिएगा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ इतिहास के कूड़ेदान में चले गए हैं, वो ये याद रखें और थोड़े दिन बाद देखेंगे। उनको इस तरह आसानी से खारिज मत करिए, वो इतिहास का कूड़ा सड़क पर बिखेर देंगे। ये जो कुछ हुआ है, आज आप इस पर खुश हो लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक उपराष्ट्रपति को, चूंकि वो उनकी बातें नहीं मान रहा था, इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये सुखद घटना है? ये शुभ संकेत है? उपराष्ट्रपति चाहिए या अनुचर चाहिए? उपराष्ट्रपति चाहिए या अनुयायी चाहिए? परिचारक चाहिए आपको? चाकर चाहिए आपको? आज आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से सब निपट गया। किसी ने कहा शांतिपूर्ण ढंग से, इतनी शांतिपूर्ण ढंग से इतना बड़ा इस्तीफा कभी नहीं निपटा था। ये जो शांति है, ये ऊपर ऊपर की शांति है, ये तूफान के पहले का सन्नाटा है। थोड़े दिन बाद देखिएगा आपके क्या हो रहा है। ये जो इस्तीफा है, इसकी राख के नीचे जो लावा बह रहा है, वो आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। क्लैश ऑफ द टाइटन्स चल रहा है। मैं आपको नहीं देखिए, ये एक और चर्चा है। नहीं, ये एक और चर्चा है जो चल रही, क्लैश ऑफ द टाइटन्स चल रहा है। भाई बीजेपी में तो अलग तरीके की जंग चल रही है। आरएसएस, आपने ये बोला नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, मोहन भागवत जी वाला तो दिला दीजिए, 75 साल वाला कमेंट भैया, उस पे तो अलग ही बवाल। हाँ बोल, हाँ देखो मैंने ये तो सब सामने है ही। हाँ, ये तो सब सामने है ही। और जो आपने बताया है ना ऐश्वर्य, कितनी गंभीर बात आपने कही कि उपराष्ट्रपति जी को उनका भाषण भी कहीं और से लिखकर भेजा जाता था कि ये बोलिए। और जब उन्होंने को क्या किया जाता था, नहीं और मनमोहन सिंह जी को क्या किया जाता था? पंकज जी, वो तो तब भी उपराष्ट्रपति हैं, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो तो प्रधानमंत्री थे। उनके डिसीजंस, उनको डिसीजंस, यू वांट मी टू कोट द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। पंकज जी आप भी एक मुख्य, पंकज जी देखिए सुनिए भी, पंकज जी अब आप भी सुनिए, आप भी एक मुख्यमंत्री के और बहुत कद्दावर मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे हैं, कमलनाथ जी के, आपको पता है। नहीं आप सुनिए तो भाई आप सुनेंगे नहीं पंकज जी, तो आपकी वरिष्ठता गए तो फिर आप गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको पता है, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं आप समझ नहीं रहे। आप बस यही सुनना नहीं है, आप आपको पता है कि मैं पोल खोल रहा हूं तो आप सुनेंगे नहीं।
आपको पता है हाउ इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर, तो जग जाहिर है। नो, अरे तो भैया प्राइम मिनिस्टर कितने इंपॉर्टेंट होता है? क्या आपने प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री के पूर्व एडवाइजर्स की नहीं सुने कि उनकी स्पीच पहले जाती थी, वेट होती थी, उसमें से काट दिया जाता था, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर आता था। आई कैन कोट इट पंकज जी, आप गलत किताबें पढ़ रहे हैं। सत्य है, आप जो बोले वही सत्य है, जो आप बोले बस वही मतलब भ्रम वाक्य है, और कुछ तो है ही नहीं, है ना पंकज जी? अभी छोड़िए, मनमोहन सिंह जी के शुरुआती भाषणों की ड्राफ्टिंग पंकज जी में प्लीज, उन सज्जन पंकज के जी साथ प्लीज, मैं भी शामिल था, मुझे पता है कैसे लिखे जाते थे। संजय बारू साहब की एक दो किताबें पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी चलिए, आपकी भी जरा देख लेते हैं कितना ज्ञान है। जब आपके पास खेती का इतना ज्ञान है तो ये बताइए, मैं ये नहीं पूछ रहा कि स्पोर्ट्स शूज में खेती कैसे होती है, मैं ये पूछ रहा हूं आपको क्या लग रहा है देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे? अनुराग जी चलिए देखते हैं, पूछते हैं, वीकेंड वाइब है, बताइए। ऐश्वर्या जी, इस पे हम सबको, एवरीवन ऑन एयर, हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं उनको बहुत, हमें लगता है कि इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं आपको बहुत दुख तो हो रहा कम से कम डर पैदा आपके अंदर भी होना चाहिए, जिसके लिए आप कहते हैं ना, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब आप आज चुप बैठेंगे और फिर उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। यह है इसकी सही बात। इसलिए दोबारा से अगर सुनना चाहो तो बोल दूं, देश के लिए। हाँ, शेर याद किया है, दो बार तो बोलोगे। फूस का छप्पर आपका है, सुनिए। बोलिए बोलिए, सुनाइए, एक बार फुल फ्रेम दिखाओ अनुराग भदौरिया, इसलिए अगला याद करके दिखाओ। घर को देखने वालों फूल का, अरे बोलने दीजिए यार, क्यों टोक रहे हैं? सॉरी, मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट। को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, यह बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी को इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात नहीं है जब लोकतंत्र पे या संवैधानिक पद को अगर इस तरह से आप उससे इस्तीफा देंगे तो कल कैसे कैसे इस्तीफा लिए जाएंगे। एक शेर 3 बार बोलने दिया अनुराग जी, अब हो गया। अवधेश जी, एंडिंग कमेंट्स। संकट हो सकता है, यह ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, आज जिसने भी वो शेर लिखा था उसकी नौकरी तय। मैं भी बोल देता हूं पंकज जी के लिए, अनुराग जी के लिए। हाँ, उठाने हैं अभी दरिया से क्या बात प्यास है, के सुधांशु जी मिस हो रहे हैं, उठा ही नहीं है सर। हाँ। उठाने हैं अभी दरिया से मुझको प्यास के पहरे, अभी तो खुश्क पैरों पे मुझे रिमझिम भी लिखनी है, मुझे नहीं चाहिए। तो अभी बहुत कुछ लिखा जाना है। मैं पंकज जी के तो मैं मतलब क्या कहूं, मैं तो सामने होते तो दोनों हाथ जोड़ लेता। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की स्थिति ये थी कि जब कभी सोनिया जी के सामने होती थी तो लगता था कि जैसे वो लोटपोट हो जाएंगी सामने में। एक हम लोगों के कार्यक्रम में एक अगर स्मारिका निकालनी है और उसके लिए लेटर कहते थे लिख दीजिए, तो पहले 10 जनपद में जाता था, वहां से परमिशन आती थी, तब लेटर लिखा कर आता था। तो ये आज लोग इस प्रकार से जो बात करने लगे, और ये पत्रकार हैं, ये कैसे बात करें, और ये सपने में जी रहे हैं कि कोई तूफान खड़ा कर देंगे। अरे भाई, जब जो धनखड़ साहब जब राज्यपाल नहीं बने तो देखिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है अवधेश जी, मैं ये मानता हूं। सरकार के लिए कोई गोल्ड मेडल तो है नहीं कि आपके उपराष्ट्रपति ने, आप ही ने चुना था, सरकार नहीं चुना था। उपराष्ट्रपति का सडनली ऐसे रेजिग्नेशन करवाया, कराया, जो भी है, कोई गोल्ड मेडल नहीं है अवधेश जी। प्रॉब्लम तो है। सतीश के सिंह जी, एंडिंग कमेंट्स। सर ऐसा है नहीं, सतीश दादा। मैं तो बस ये जो धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है जी, जो धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है, मैं उससे नॉर्मल पॉलिटिक्स जो होती है, इलेक्टोरल और संसदीय, और जो अगला उपराष्ट्रपति कौन होंगे आपको क्या लगता है? बीच में जाते जाते बोलते चलिए। उसके मुझे तो किसी You have your bets on? नहीं, मैं कह रहा हूं उसकी शुरुआत हो गई है पॉलिटिक्स की। मैं बता देता हूं, मुझे किसी ने कहा था, मैं जानता नहीं हूं, सब कयास है। अरे बताइए तो, कि खट्टर साहब हो सकते हैं। खट्टर साहब हो सकते हैं, ओके। अरे बोले तो कि खट्टर साहब हाँ, का तो नाम। अरे हाँ, सुन लिया। पंकज दादा, आपका किस पे कयास है? नाम, बस एक नाम।
अगला उपराष्ट्रपति कोई भी हो ऐश्वर्य, ये साफ कर दिया गया है कि उसको किस आकार के पिछड़े में रहकर काम करना है। क्यों आपने ये तय किया था कि मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाने से होगा, वो बन जाएगा। पंकज जी, इस सब से जनता इधर उधर जाने वाली नहीं है ना। राहुल गांधी के ये बोलने से कि अरे नरेंद्र मोदी, मैं मिल लिया हूं अब 1-2 बार नरेंद्र मोदी से, आप समझो ये सब तगड़ा पीआर गिमिक है। अच्छा है, जैसे वो यात्रा निकाली थी, दाढ़ी बढ़ाई थी, उस सबसे थोड़े दिन वाइब बनती है, सोशल मीडिया पे हवा बनती है, लिटरली बनती है, मैं गलत नहीं बोल रहा, बनती है। लोगों को लगता नहीं सीनियर हो गया यार, दाढ़ी वाड़ी आ गई, सफेद हो गया, बाल आ गया यार, अब थोड़ा मैच्योरिटी आ गई है। अभी ये रोहित यहां बैठे, अभी थोड़ा बाल सफेद करे, लोग बोलेंगे मैच्योर हो गया। मैं ये एक सोशल मीडिया का वाइब है, लेकिन वो वोट में ट्रांसेंड नहीं होता, वोट में ट्रांसेंड नहीं होता। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। ऐ चांद तू शरारत न कर, हाँ, तुम भी मत पीछे रहो। चांद देखे हैं तुझमें तो दाग है सनम, हमने तो बेदाग देखे हैं। विपक्ष का कुछ होना नहीं है। भारत को एक बहुत संवेदनशील उपराष्ट्रपति मिलेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का आंतरिक मामला है। हमें पूरा विश्वास है देश के उच्च सदन को चलाने के लिए एक समावेशी सोच के सही प्रतिष्ठित राजनेता को एनडीए गठबंधन। एक बार यार तुम कागज में ना लिख के दो, ये जो जितने तुम वो यूज करते हो एडजेक्टिव्स, वो सब मैं भी यूज करूंगा 2-4 दिन में। आनंद दादा, मैं क्या बोलूं, मैं तो मतलब पंकज जी के उत्साह से हतप्रभ हूं। इतने उत्साहित है धनखड़ को लेकर, काश अगर कांग्रेस पार्टी इतनी उत्साहित संसद में हुआ करती। उनको लग रहा है हमारा एक पुराना साथी मेरे साथ आने वाला है, और शायद उसी साथी के बदौलत हम नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे। चलिए, अच्छा सपना देख रहा है। पिछले बहस में आपने मुंगेरी लाल का भी जिक्र किया था, और इतने सारे लोगों ने शेर सुनाया। मुझे तो शेर और शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, मुझे आता नहीं है। पर पंकज जी की बातों को सुनकर अजीत का एक डायलॉग जरूर याद आ रहा है कि जिनके मकान खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। पंकज जी, और आपको तो भाषण लिखने का बहुत लंबा अनुभव है, जनार्दन द्विवेदी से पहले से अनुभव है आपको भाषण लिखने का, कांग्रेस के नेताओं का। तो भाषण के बारे में तो कम से कम सही बात आपको बता देनी चाहिए। ऐश्वर्य के शो में आपने हल्का सा इशारा किया था, लेकिन वो करेक्शन आदि तो आप ही लगाया करते थे। ठीक है सर, लेकिन अभी पता है 2 चीजों को लेके अगला उपराष्ट्रपति होगा कौन, और तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये 2 ऐसी चीजें हैं। और लड़ेंगे तो आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे कि नहीं, इस पे मैं आपको बता रहा हूं। इतनी अटकलें लग रही है ना, जैसे अभी सतीश जी ने बोला खट्टर साहब होंगे, किसी ने राजनाथ जी को बना दिया। जिसका जो मन आ रहा है उसको बना दे रहा है, जिसका जो मन आ रहा है उसको बना दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इट्स गोइंग टू बी अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। दर्शकों, कौन बनेगा सतीश जी उस दिन दोबारा डिस्कस करेंगे जिस दिन ये नाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।